Yes, today I will revise February and October Revolution. And in this chapter, mainly revolution was related with the two particular years, 1905 and 1917. 1905 revolution is known as Bloody Sunday incident, and 1917 revolution is known or divided into two parts, February and October. So first of all, what was the main reason of February revolution, or how you will explain the circumstances before February revolution? For that, you have to write first of all the condition of First World War, because in 1917, during the month of February or before February, the country was facing the problem of First World War, and due to First World War, Tsar Nicholas II, he was not able to pacify or give the facilities to agriculture or industrial workers or farmers. And in the country, prices of food shortage was, you can say food prices were also very high and shortage was there. जब ऐसी कंडीशन होती है कंट्री में, जिस कंडीशन में फार्मर्स, वर्कर्स या जो कॉमन पीपल हैं उनको पैसिफाई नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन जो है वो प्लान करते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करते। तो 22 February, important date of February revolution, and on particular that date, many people, you can say from industries or the worker who were doing you can say labor work or the farmers, ठीक है, they crossed the river Neva, उन्होंने नेवा रिवर को क्रॉस किया, and they gathered near the Winter Palace, क्योंकि लॉकआउट था। लॉकआउट का मतलब होता है बहुत सी फैक्ट्रीज में लॉकआउट हो गया, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली लोगों के पास मनी नहीं होगी, और मनी नहीं होगी तो अल्टीमेटली लोगों के पास खाने को जो या खरीदने को या नेसेसिटी आइटम्स खरीदने के लिए मनी नहीं होगी। तो इन सभी कंडीशंस को देखते हुए केरेंस्की जो मेंशेविक पार्टी के लीडर थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया, ठीक है। और विंटर पैलेस जो है, विंटर पैलेस यानी कि 22 February के आसपास, 23 February, 24 February तक सभी, मतलब मेन जो सिटी, पेट्रोगेट सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन जर्मन नेम होने के कारण इसका नेम चेंज कर दिया था। और पेट्रोगेट सिटी जो है, उस सिटी में विंटर पैलेस, प्रॉपर विंटर पैलेस को जो है वो लोगों ने जो है उसको घेर लिया। अब इसके बाद 25 February जार निकोलस II को ये लगा कि कंट्री में या सिटी में जो लोग हैं वो रेवोल्यूशन प्लान कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। और 25 February को जार निकोलस ने डीमा जो पार्लियामेंट बनाई थी उसको सस्पेंड कर दी। पार्लियामेंट को सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी लगा देना। कंट्री में इमरजेंसी लगा दी गई, और जब कंट्री में इमरजेंसी लग जाती है तो इस कंडीशन में लोग जो है वो ओपनली गवर्नमेंट को या किसी भी तरह से जो है वो चैलेंज नहीं कर पाते, उनके राइट्स को जो है वो लिमिट कर दिया जाता है। लेकिन कर्फ्यू लगाने के बाद, ड्यूमा को सस्पेंड करने के बाद भी जो लोग थे, फार्मर्स थे, कॉमन पीपल थे, इवन सोल्जर्स एंड पुलिस आल्सो ज्वाइन दीज पीपल। 1905 का जो इंसिडेंट था उसमें पुलिस ने जार निकोलस को सपोर्ट किया और लोगों पे अटैक किया था, जिसके कारण 1905 का इंसिडेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन फेब्रुअरी के रेवोल्यूशन में 25 February के बाद पुलिस एंड सोल्जर्स दे आल्सो ज्वाइंड मेंशेविक पार्टी। उन्होंने मेंशेविक पार्टी को सपोर्ट किया, केरेंस्की को सपोर्ट किया, बिकॉज दे वर अवेयर अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन एंड वर्स्ट कंडीशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। And all these people belong to Kerensky or belong to Menshevik party. They formed a union, they formed a national assembly. उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई, और ये नेशनल असेंबली के कुछ डेलीगेट्स जो ड्यूमा की बिल्डिंग, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एंटर कर गए, और वहां पर जाकर इन्होंने अपनी ही एक अलग से पार्लियामेंट बनाई, एक इलीगल पार्लियामेंट, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत। क्या थी पेट्रोगेट सोवियत? पेट्रोगेट का मतलब सिटी का नाम, और सोवियत का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि कुछ एसोसिएशन या कुछ ऐसे जो है वो वर्कर्स या मेंबर्स जो अपने लिए खुद लॉ बनाएंगे, अपने लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सेम ऐसा ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में स्टेट जनरल की मीटिंग से बाहर आकर नेशनल असेंबली बनाई गई थी, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेम उसी तरह से ही
ड्यूमा की बिल्डिंग में पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, एक नई पार्लियामेंट बनी, लेकिन इस पार्लियामेंट को अभी भी जार निकोलस सेकंड ने परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, तो 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत के जो मेंबर्स थे, इन मेंबर्स ने आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर कंट्री पे कंट्रोल किया। अब जार निकोलस सेकंड को ये लगा कि पोस्ट को छोड़ना ही उसके लिए बेनिफिशियल है, तो 2 मार्च जार निकोलस ने पोस्ट से रिजाइन कर दिया एंड नाउ द न्यू रूलर ऑफ द कंट्री वाज केरेंस्की। और नई जो पार्टी बनी, उसका पार्टी जो पावर में आई उसका नाम क्या था, मेंशेविक पार्टी। केरेंस्की गवर्नमेंट ने आते ही मेन जो है वो लैंड ऑनर्स या रिच पीपल को सपोर्ट किया। अभी भी इस पार्टी में रिच लैंडलॉर्ड्स या हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्री के इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकर्स थे उनका सपोर्ट ज्यादा था। ठीक है, और हम केरेंस्की गवर्नमेंट भी प्रॉपरली जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि इसमें भी बहुत सी कमियां थी। अब क्या कमियां थी, एक तो ये वॉर बंद नहीं कर पाए क्योंकि वॉर अभी भी कंटिन्यू चल रही थी। दूसरा क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रॉपर हुआ। अभी भी लैंड जो थी वो अनलिमिटेड लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल एंड फार्मर्स एंड लैंडलेस एंड पुअर पीपल, दे वर फेसिंग सेम प्रॉब्लम एज अर्लियर। जो वो जार निकोलस सेकंड के टाइम में फेस कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अगेन। तो केरेंस्की की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एंड थर्ड, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी बहुत कम था, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। इन सभी वीकनेसेस का फायदा जो है वो नेक्स्ट किसने उठाया, लेनिन ने। क्योंकि जार निकोलस सेकंड के टाइम पर में लेनिन को कंट्री से एग्जाइल कर दिया था, कंट्री से निकाल दिया था क्योंकि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की थी जो कंट्री के अगेंस्ट थी। लेकिन जब केरेंस्की की गवर्नमेंट बनी, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम लेनिन केम बैक इन द कंट्री आफ्टर फेब्रुअरी। होल मार्च यानी कि पूरे मार्च के मंथ में उसने केरेंस्की की गवर्नमेंट को ऑब्जर्व किया, केरेंस्की की वर्किंग, उसकी पार्टीज या जो जो भी उसके एजेंडा थे उनको ऑब्जर्व किया और उसकी कमियों को एक लिस्ट की फॉर्म में निकाला, इनको प्रोमिसेस की फॉर्म में निकाला। उसको क्या कहा गया, अप्रैल थीसिस। फरवरी के बाद मार्च में 2 मार्च को किंग ने रिजाइन किया और उसके बाद अप्रैल के मंथ में उसने कुछ प्रोमिसेस लोगों से किए कि अगर आप मेरी गवर्नमेंट या मेरी पार्टी को सपोर्ट करोगे तो ये सारे जो प्रोमिसेस हैं आई विल ट्राई टू मेक। एंड फर्स्ट प्रॉमिस क्या था, अप्रैल थीसिस का फर्स्ट प्रॉमिस क्या था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि लैंड जो है अनलिमिटेड लैंड है, इसको प्रॉपरली फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, पुअर पीपल हैं, उनको लैंड प्रोवाइड की जाएगी। एग्रीकल्चर स्टॉक जो है कंट्री में जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाएगा और लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज जो है या प्राइजेस को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाएगा। सेकेंड प्रॉमिस उसने क्या किया, दैट बैंक्स विल बी नेशनलाइज्ड। अगर वो उसकी गवर्नमेंट या उसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल में किया जाएगा ताकि करेंसी यानी कि जो लोग हैं, रिच पीपल है, उनके पास कितनी करेंसी है, कितनी करेंसी विड्रॉ करते हैं, कितनी डिपॉजिट करते हैं, इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट के पास हो। देन थर्ड, वॉर टू बी क्लोज। जो केरेंस्की नहीं कर पाया वो लेनिन करके दिखाए। ठीक है, उसने ये प्रॉमिस किया कि अगर केरेंस्की की गवर्नमेंट वॉर नहीं बंद करवा पाई तो हम वॉर बंद करवा कर दिखाएंगे। तो ये एक तरह से प्रॉमिस उसने पूरा किया। तो रशिया के लोगों को ये लगा कि लेनिन जो है, ठीक है, वो अपने प्रोमिस को अगर पूरा करेगा तो लोगों ने फिर बाद में केरेंस्की की जगह लेनिन की गवर्नमेंट या लेनिन की पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फोर्थ, उसने क्या कहा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो नॉन रशियन हैं या नॉन क्रिश्चियंस या मुस्लिम या दूसरे रिलीजन्स के लोग रशिया में रहते थे, ही विल प्रोवाइड देम इक्वल राइट्स एंड इक्वल फैसिलिटीज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जो केरेंस्की नहीं कर पाया तो ये केरेंस्की की वीकनेस थी। तो सपोज दोनों क्वेश्चन पैरेलल चल रहे हैं। एक तरफ अगर आप कहते हो कि वाई केरेंस्की गवर्नमेंट फेल्ड, केरेंस्की की गवर्नमेंट फेल क्यों हो गई, क्योंकि वो केरेंस्की ये चीजें लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो लेनिन ने इन्हीं चीजों का फायदा लिया। उसने अपने प्रोमिसेस, अपने अप्रैल थीसिस में ये सारे प्रोमिसेस, ये सारा अपना एक मैनिफेस्टो बनाया, एजेंडा बनाया ताकि वो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो जीत सके। और इस तरह से अप्रैल के मंथ में उसने ये प्रोमिसेस लोगों के सामने की। ठीक है, इसके अलावा भी उसने कंट्री में सोशलिज्म यानी कि गवर्नमेंट ऑनरशिप, फैक्ट्रीज, प्रॉपर गवर्नमेंट कंट्रोल, वेजेस एक्ट, लेबर एक्ट, या हम ये कह सकते हैं कि लेबर के जो राइट्स हैं उनको राइट्स को जो है वो प्रॉपर एस्टेब्लिश करने का जो प्रॉपर प्रॉमिस थी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों को लगा, लेबर्स को लगा, फार्मर्स को लगा कि अगर वो लेनिन को सपोर्ट करते हैं देन दे विल बी एबल टू मैनेज द कंट्री प्रॉपरली। क्लियर?
1917 ये सारा, हाँ जी, फरवरी से लेकर मार्च, मार्च से लेकर अप्रैल और अप्रैल से, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, इसके बाद आगे आगे लेनिन ने कैसे कंट्रोल किया? लेनिन ही फॉर्म, हाँ जी, लेनिन ही फॉर्म अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। इस मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के हेड कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की उस टाइम में बेटा मिलिट्री कमांडर थे कंट्री के, ठीक है। और उनकी हेल्प से मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो बनी, इस कमेटी का मेन एजेंडा क्या था? केरेंस्की की गवर्नमेंट या जो उसकी मेंशेविक पार्टी थी उसको ओवररूल करना। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अप्रैल के बाद, ठीक है, बहुत से जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 मंथ्स जो थे, इसमें लेनिन ने प्रॉपर कॉन्फिडेंस गेन किया। इवन केरेंस्की की ही पार्टी के कुछ लोगों को सपोर्ट किया अपने साथ, कि अगर आप उन्हें लेनिन को सपोर्ट करते हो तो उनको आगे जाकर जो है वो प्रॉपर इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स या इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। और इन्हीं की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट डेट जो है वो चूज की गई, जिस डेट को केरेंस्की कंट्री में नहीं थे, और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी लियोन ट्रॉट्स्की ने मिलकर विंटर पैलेस और पेट्रोगेट सिटी जो है उसको प्रॉपर कंट्रोल किया। और हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, काइंड ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन है क्या है? जिसमें केरेंस्की की गवर्नमेंट को ओवर रूल किया बाय द लेनिन, बाय द पार्टी ऑफ लेनिन विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। अब बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, एक तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी और हम ये कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी में क्या फर्क है। बोल्शेविक एक पॉलिटिकल पार्टी थी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिस कमेटी का मेन टारगेट था केरेंस्की की गवर्नमेंट को ओवररूल करना। एंड मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के हेड कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। तो केरेंस्की और ट्रॉट्स्की में कंफ्यूज मत होना। केरेंस्की वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक पार्टी एंड ट्रॉट्स्की वाज द लीडर ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिस कमेटी को बनाया गया था लेनिन को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो केरेंस्की की गवर्नमेंट को ओवररूल करे। और 24 अक्टूबर के बाद कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, और इन इलेक्शंस में लेनिन की पार्टी यानी कि बोल्शेविक पार्टी वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि केरेंस्की इलेक्शंस करवाने में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन लेनिन ने कंट्री में इलेक्शंस करवाए, और इन इलेक्शंस में सबसे हाईएस्ट वोट्स जो हैं वो किसकी पार्टी को मिले? लेनिन की पार्टी को। एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ रशिया एंड ही ब्रॉट सोशलिज्म इन द कंट्री। सोशलिज्म लेकर आया, अप्रैल थीसिस को इंप्लीमेंट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? पहले आपने किया फरवरी रेवोल्यूशन, अब इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पार्ट वाइज, सबसे पहले आपने कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, इसके बाद 1905 ब्लडी संडे इंसिडेंट, देन इम्पैक्ट ऑफ वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया के ऊपर, उसके बाद दो रेवोल्यूशन में इन फरवरी और अक्टूबर, पैरेलल हमने फरवरी को भी पढ़ा, उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ा। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद यानी कि कंट्री में, रशिया में क्या हुआ, कैसे लेनिन ने कंट्री में बोल्शेविक कंट्रोल या अपना जो कंट्रोल है उसको किया, या पॉलिसीज, विच वर द पॉलिसीज ऑफ लेनिन। तो ये अलग से आपका सेपरेट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने सेम अप्रैल थीसिस को ही इसमें एक्सप्लेन करना है। आपने इसमें ये बताना है कि लेनिन आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ द कंट्री ही इंप्लीमेंटेड अप्रैल थीसिस। सेम वही पॉइंट्स आएंगे अप्रैल थीसिस में। नंबर 1, बैंक्स वर नेशनलाइज। सिंपल इतना ही नहीं लिखना बैंक्स वर नेशनलाइज, आपने बताना है that all the banks were kept under the government control to keep a check on the currency, exchange of currency by businessmen and all the rich persons of the country. Then second, he redistributed land. इसमें हमने क्या बताना है, that all the property were declared as government property, यानी कि पूरी की पूरी लैंड को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। एंड द अनलिमिटेड लैंड फ्रॉम रिच पर्संस, यानी कि रिच लैंडलॉर्ड्स के पास जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड थी, that was taken by the government, वो गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर हो गई। एंड आफ्टर दैट दिस लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल और पुअर फार्मर्स, ताकि कंट्री में जितने भी लोग लैंडलेस है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनमें इक्वालिटी लाई जाए। लोगों को जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं एटलीस्ट उनको लैंड दिलवाई जाए। देन थर्ड, वॉर वाज क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी विद द जर्मनी। जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन हुई, ये वही ट्रीटी है जो हमने ट्रीटी ऑफ वर्साई पढ़ी है राइज ऑफ हिटलर के चैप्टर में। ट्रीटी वाज साइंड with the Germany and with the help of treaty of peace treaty of Germany, peace treaty of Versailles, ठीक है, war was closed
एंड रशिया गेन्ड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम जर्मनी आल्सो, यानी कि रशिया को काफी अमाउंट जर्मनी से भी मिला। ये आपने ट्रीटी ऑफ वर्साई में पढ़ा है कि किस तरह से जर्मनी ने विनर कंट्रीज को जो कंपनसेशन दिया, ठीक है, तो वो जो कंपनसेशन था वो भी लेनिन ने अपनी कंट्री में इन्वेस्ट किया। देन फोर्थ, पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्शंस करवाना मतलब लोगों को पॉलिटिकल राइट्स देना। ही गेव पॉलिटिकल राइट्स टू पीपल ऑफ रशिया, इवन नॉन रशियन जो थे, बॉर्न सिटीजन्स नहीं थे, जो मुस्लिम्स थे या जो क्रिश्चियंस नहीं थे, he also gave them political and equal rights, ताकि लोगों को प्रॉपर पैसिफाई किया जाए और सेटिस्फाई किया जाए। ये तो थे सारा उसका अप्रैल थीसिस का पार्ट। इसके अलावा रशिया बिकेम वन पार्टी नेशन। वन पार्टी नेशन का मतलब होता है ओनली वन पार्टी विल एग्जिस्ट। रीनेम कर दिया उसने पार्टी का। अर्लियर द नेम ऑफ द पार्टी वाज बोल्शेविक, नाउ ही चेंज द नेम ऑफ द पार्टी इनटू कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। कंट्री में पार्टी का नेम चेंज कर दी। देन ही आल्सो अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस, सेम जैसे हिटलर ने सीक्रेट पुलिस अपॉइंट की थी, ही आल्सो अपॉइंटेड सीक्रेट पुलिस। अब सीक्रेट पुलिस अपॉइंट करने का मेन मोटिव क्या होता है? एक टाइप पे तो वो साथ साथ डेमोक्रेसी यानी कि कंट्री में इक्वल राइट्स दे रहा था, साथ ही उसने कंट्री में वन पार्टी नेशन डिक्लेयर कर दिया। और सीक्रेट पुलिस अपॉइंट करने का मतलब क्या है? जो लोग उसके अगेंस्ट थे या जो लोग उसकी पार्टी के अगेंस्ट थे, उन लोगों की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए पुलिस जो है वो अपॉइंट की गई। देन सोवियत, सोवियत का मतलब क्या होता है? एक सोशल कंट्रोल, यानी कि कंट्री को प्रॉपर सोशल कंट्रोल करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, इंपॉर्टेंट माइंस या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ऑल वर केप्ट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दी। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट लेनिन ही इम्पोज सोशलिज्म इन द कंट्री बाय कंट्रोलिंग ऑल द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और इससे पहले करंस्की के जो सपोर्टर्स थे या जार के सपोर्टर्स थे, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर प्रॉपर चेक जो है वो रखा गया। तो ये सारी पॉलिसीज आपने बतानी है, लेनिन की पॉलिसीज। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेनिन को भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ी हो, लेनिन को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इन द टर्म ऑफ सिविल वॉर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सिविल वॉर। सिविल वॉर अल्टीमेटली सिविल वॉर होती क्या है? जब कंट्री के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स के बीच में वॉर लाइक कंडीशन या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो क्या कहा जाता है? सिविल वॉर। तो रशिया में लेनिन की गवर्नमेंट बनने के बाद तीन तरह के ग्रुप्स, तीन तरह की जो है वो आइडियोलॉजीज बनी। वन हु सपोर्टेड लेनिन, वन हु सपोर्टेड जार, जार जो जार के सपोर्टर थे, एंड वन हु वर द सपोर्टर्स ऑफ केरेंस्की। एंड ड्यू टू दीज डिवीजन इन द सोसाइटी, they all you can say they all try to win the confidence of the people in their own way। और वो अपने अपने यूनिफॉर्म्स या अपने अपने फ्लैग्स या अपने अपने कलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों के सामने रैलीज या लोगों के सामने डिमॉन्स्ट्रेशंस करते थे। केरेंस्की के जो सपोर्टर्स थे उनका कलर उनका कलर था ग्रीन। जार के जो सपोर्टर्स थे उनका कलर था व्हाइट। एंड जो लेनिन के सपोर्टर थे उनको रेड आर्मी थी। रेड आर्मी का मतलब उनके रेड फ्लैग्स विद रेड यूनिफॉर्म। तो कलर के अकॉर्डिंग ही लोगों का सपोर्ट पता लगता कि लोग किसके सपोर्टर्स हैं। लेकिन लेनिन ने बहुत इंटेलिजेंटली इनको कंट्रोल किया एंड 1922 तक होल ऑफ द कंट्री वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ लेनिन। एंड लेनिन ही रीनेम्ड द कंट्री इन 1922 फ्रॉम रशिया टू USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया। 1922 में उसका नेम जो है वो रीनेम कर दिया गया। लेकिन आफ्टर 2 years 1924 लेनिन डाइड। 2 years के बाद उसकी डेथ हुई और उसके बाद नेक्स्ट उसकी पार्टी या उसकी कंट्री को किसने संभाला? स्टालिन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 1924 से लेकर 1953 कितना लंबा टाइम पीरियड था स्टालिन का, जो स्टालिन ने कंट्री में जो है बोल्शेविक कंट्रोल या पार्टी को कैसे एक सोशलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट पार्ट इज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन या पॉलिसीज ऑफ स्टालिन, या हम ये कह सकते हैं कि लेनिन की डेथ के बाद रशिया को किस तरह से कंट्रोल किया गया। टिल दैट आई हैव कवर्ड एनी डाउट? आई थिंक रशियन रेवोल्यूशन, मैंने हर रोज जितने भी बच्चे आते हैं ना वो यही कहते हैं कि मैम रशियन रेवोल्यूशन रिवाइज करो। मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी पे दिया। कलर, ओके ठीक है। कलर नंबर 1 बेटा, जार का जो कलर था व्हाइट, जो जार के सपोर्टर्स थे व्हाइट।
जो करंस्की के सपोर्टर्स थे उनका कलर था ग्रीन, और जो लेनिन के सपोर्टर थे उनका कलर था रेड। रेड आर्मी कहते थे, लेनिन की आर्मी को रेड आर्मी कहते थे। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल दैट आई हैव कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, लियोन ट्रॉट्स्की, TROTSK, आई भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, क्योंकि इनके जो नेम्स होते हैं तो जस्ट यू कैन राइट वाई भी लिख सकते हो, आई भी कर लो। लियोन ट्रॉट्स्की। मेन जो है पर्सनालिटी, जार निकोलस, ऑटोक्रेटिक रूलर। करंस्की वॉज द लीडर ऑफ मेंशेविक पार्टी। लेनिन वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। लियोन ट्रॉट्स्की वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। एंड रासपुतिन, रासपुतिन कौन थे? पुअर एडवाइजर ऑफ जारीना अलेक्जेंड्रा। जर्मनी, जो जर्मन मॉन्क थे, और रशिया के लोग उनको इसलिए हेट करते थे क्योंकि वो जर्मनी से थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक एंटी पार्टी थी। तो जार निकोलस सेकंड की जो वाइफ थी, जिनका नाम था जारीना अलेक्जेंड्रा, वो उनको फॉलो करती थी, उनकी एडवाइस को फॉलो करती थी, रिलीजियस भी और पॉलिटिकली भी। तो रशिया के लोग नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री में जर्मन इंटरफेरेंस हो, सो दैट्स व्हाई दे हेटेड मोनार्की। ठीक है, तो कुछ पर्सनालिटीज के नेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो पता होने चाहिए। स्टालिन, स्टालिन ही कंट्रोल द कंट्री आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इन द 1924। हाँ जी, हाँ जी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? टिल दैट आई हैव कवर्ड, एनी डाउट टू यू? हाँ जी, ओके, नो। 1917 फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के कॉजेज। ओके, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से इमीडिएटली पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द कॉज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द कॉज, व्हाई? बिकॉज पीपल इन द कंट्री दे वर फेसिंग शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज। नंबर टू, वर्कर्स वर अनएम्प्लॉयड। फैक्ट्रीज में लॉकआउट था और वर्कर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू द पीपल। थर्ड, सोल्जर्स वर फेड अप फ्रॉम द वॉर। सोल्जर्स जो है वो वॉर से फेड अप हो चुके थे। 1914 से लेकर 1918 का टाइम पीरियड, इतना लंबा टाइम पीरियड जो था, वो सोल्जर्स भी अब वॉर से थक चुके थे, वो घर वापस आना चाहते थे, एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। फोर्थ था ऑटोक्रेटिक और मोनार्की सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी जो पावर्स हैं या डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसी एक सिंगल हैंड में होती है, जिसमें जार निकोलस ने कंट्री में लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्शन जो है या बिजनेसमैन को जो है वो लॉस हो रहा था, लैंडलेस जो पीपल थे उनको लॉस हो रहा था। तो दिस वाज द रीजन व्हाई मैनी पीपल दे रिवोल्टेड इन फेब्रुअरी, बिकॉज they were not getting facilities. They wanted to change the system from monarchy to democracy. They demanded better working hours, they demanded wages, they demanded salaries, they demanded decrease in food prices, जो shortage थी उसको जो है वो किया जाए। So this was the reason why people in February 22nd February they supported the Menshevik and Kerensky to brought revolution in the country. क्लियर बेटा? एनी अदर डाउट? हाँ जी राघव, एनी डाउट बेटा? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टालिन। स्टालिन की जो पॉलिसीज हैं, इसमें हमने बताना है कि 1924 के बाद किस तरह से स्टालिन ने कंट्री में मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। तो जब भी स्टालिन की बात आती है, तो चेंजेस की बात आती है, तो मेन 3 चेंजेस हमने बताने हैं इसमें। नंबर 1, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। कलेक्टिवाइजेशन में लैंड कलेक्टिवाइजेशन, सेकंड जो टर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, रेड ऑन पुलैक्स। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलखोज फॉर्म्स। Fifth is planning system. Sorry, fourth is planning system.
लास्ट इज एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि स्कूल जो है वो सेटअप किए लेबर्स के लिए. Now I will explain one by one. First is collectivization program. What was collectivization program? Under this policy, Stalin in Russia, he introduced this policy to collectivize all the small farms, ताकि कंट्री में जितने भी छोटे छोटे स्मॉल साइज हैं लैंड होल्डिंग्स के, उनको बिग लैंड होल्डिंग्स में कन्वर्ट करके मैकेनाइज फार्मिंग की जाए, ताकि कंट्री में फूड शॉर्टेज को खत्म किया जाए. ठीक है. और इसके लिए उसने कंट्री में जितने भी स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, जो फूड को स्पेकुलेट करते हैं, होर्डिंग करते हैं, ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल जो है वो शॉर्टेज जो है वो क्रिएट की जाए. ठीक है. और उसने क्या किया, जितने भी रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको कुलैक्स का मतलब होता है वेल टू डू पीजेंट्स, उनके स्टोर हाउसेस, उनके फार्म हाउसेस या उनके हाउसेस में रेड का मतलब होता है इनकम टैक्स रेड होती है, जिसमें प्रॉपर उनके सारे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं या उनके पास जो भी अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है. और इस तरह से स्टैलिन के अंडर स्टैलिन की गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड लैंड और अनलिमिटेड रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया. अब स्टैलिन के पास लैंड भी थी, स्टैलिन के पास कुलैक्स ने जो भी मटेरियल को होल्ड किया था, जो क्रॉप्स थी या वीट था या राइस था या शुगर थी, अनलिमिटेड जिन्होंने सप्लाई जिन्होंने अपने पास होल्ड किया हुआ था, वो सारा गवर्नमेंट स्टॉक डिक्लेयर हो गया. अब स्टैलिन के पास प्रॉपर जो था वो मटेरियल था. अब इस मटेरियल को स्टोर करने के लिए और लैंड जो उसके पास लैंड आई थी उसको उसके ऊपर फार्मिंग करने के लिए उसने क्या किया, गवर्नमेंट लैंड को कोलखोज फार्म में कन्वर्ट कर दिया. कोलखोज का मतलब क्या होता है, ऐसी लैंड, ऐसे फार्म्स या ऐसे खेत जिनके ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एग्रीकल्चर जो है वो कैसे की जाए. एंड कोलखोज का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने भी एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं या जो भी हैं वर्कर्स हैं, उनको सैलरीज गवर्नमेंट देगी. वो प्राइवेट जो है वो हैंड्स में नहीं, बल्कि गवर्नमेंट विल डिवाइड ऑल द प्रॉफिट इक्वली. और इस तरह से काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्टैलिन के 3 मेन जो टारगेट थे, नंबर 1 अनलिमिटेड लैंड, यानी कि जो स्मॉल साइज था लैंड होल्डिंग्स का उनको बिग कर दिया. नंबर 2 मार्केट में जो शॉर्टेज थी उसको रिमूव किया, क्योंकि कुलैक्स के पास जितना भी अनलिमिटेड मटेरियल था उसको ले लिया गया. थर्ड, कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास जो भी लैंड आई, इस लैंड के ऊपर लोगों को, वर्कर्स को जो भी काम मिलता था, गवर्नमेंट उनको प्रॉपर सैलरी देती. टारगेट क्या था कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए और गवर्नमेंट इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि कंट्री में इक्वालिटी रहे, रिच और पुअर के बीच में गैप ना रहे. तो ये मेन स्टैलिन की पॉलिसीज हैं. कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लैंड को कलेक्ट किया गया, अनलिमिटेड लैंड यानी कि रिच पर्सन के पास जितनी भी लैंड थी उसको लेकर उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और हर पर्सन, हर फैमिली को एक लैंड जो है फिक्स कर दी. अगर उसके बाद उसके पास लैंड है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी. यही होता है सोशलिज्म कंट्री में, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. देन रेड ऑन कुलैक्स का मतलब होता है जो वेल टू डू पीजेंट थे, रिच पीजेंट थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उनके पास जो भी स्टॉक है उसको प्रॉपर वेरीफाई किया गया. और आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा था वो सारा गवर्नमेंट का डिक्लेयर हो गया. देन थर्ड इज कोलखोज. अब गवर्नमेंट के पास जो भी फार्म्स आए या खेत आए उनको कोलखोज में कन्वर्ट कर दिया. अब उनके ऊपर एग्रीकल्चर करने का जो राइट है वो गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट ही फार्मर्स को सैलरीज देगी, गवर्नमेंट ही उनको प्रॉपर वेजेस देगी, ताकि कोई भी पर्सन कंट्री में अनएम्प्लॉयड ना हो. इसके बाद अब प्लानिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए कंट्री में, ताकि प्रॉपर सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. टाइम इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, 5 ईयर के बाद पहले 5 ईयर्स में प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना, फिर नेक्स्ट में सर्विस सेक्टर को. इस तरह से हर सेक्टर में प्रॉपर कंसंट्रेशन देकर प्रॉपर डेवलपमेंट की गई. देन स्कूलिंग सिस्टम, जितने भी वर्कर्स थे या फार्मर जो कोलखोज में काम करते थे या गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनके बच्चों को एजुकेशन की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स या लेबर्स के लिए स्कूल्स या वर्कर्स के लिए नाइट शेल्टर्स, कैंप्स जो है एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की, यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, ताकि एजुकेशनल वैल्यू भी जो है वो कंट्री में कम ना हो और एजुकेशन जो है उसका लेवल भी अपलिफ्ट किया जाए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैलिन पॉलिसीज, हाउ ही extended the socialism in the country after
land. Clear? Any doubt? Meaning is clear? Kulaks और kolkhos, बच्चे mostly इसमें confuse होते हैं. Kolkhos और kulaks. Kulaks का मतलब होता है well to do rich peasants in the Russia. And kolkhos का मतलब होता है state या government controlled farms, जिनके ऊपर farming का जो right था that was to the government. And all the farmers were employed by the government. And they were given salaries by the government also. Any doubt to you, beta, regarding these words or any policy or from Russian Revolution?